Hello everyone and welcome to my YouTube channel Sociology Classes. Today start very important topic and theory of bureaucratic model. Bureaucratic theory as given by मैक्स वेबर। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैक्स वेबर से हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम एमए का हो या फिर यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम हो, या फिर अगर यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी का, तो ये सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट बिफोर स्टार्ट स्टडिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों तरीके के आते हैं। यूजीसी नेट में सेक्चुअल भी क्वेश्चन हो सकते हैं और इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट पर भी आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई वुड अर्ज यू कि पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी एंड मैक्स वेबर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसके विषय में। तो उन्होंने क्या कहा था मैक्स वेबर ने, तो इन्होंने कहा कि टर्म क्वाइंड बाय विसेंट द गुर्रे एंड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट 1745। इन्होंने 1745 में विंसेंट द गुर्ने ने ब्यूरोक्रेसी के विषय में बात की, ब्यूरोक्रेसी को वहीं से लिया था। ब्यूरेक मीन्स होता है डेस्क, डेस्क इन फ्रेंच भाषा में अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब डेस्क से लिया जाता है। देखते कि राइटिंग्स एंड ब्यूरोक्रेसी कम फ्रॉम कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट माइकल्स, गैंटोना मैस्को। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे थ्योरी, इनके कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्यों इम्पॉर्टेंट है इन सब राइटर से? बट इट वाज मैक्स वेबर हु बिगन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी की बात की थी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बात किया था। सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने नौकरशाही को पढ़ना शुरू किया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। अब हम यहाँ पे कुछ इनके फ्यू फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इन्होंने 1894 में एज ए प्रोफेसर, यहाँ पे अगर हम पहले हम लोग यहाँ पे इनके पूरे नेम को देख लेते हैं। वैसे तो मैंने लिख दिया, आई थिंक अगर आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को। इनका पूरा नाम मैक्सिमिलियन कार्ल एमाइल वेबर था। जर्मन सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से इन्हें हम जानते हैं। Born in Erfurt, Western Germany on अप्रैल 21, 1864, 21 अप्रैल 1864 ईस्वी जर्मनी के एयरफोर्ट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। स्टडी लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की थी। आल्सो स्पेंट ए ईयर एज जूनियर ऑफिसर इन द जर्मनी आर्मी में इन्होंने 1 साल तक जूनियर ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। 1889 में उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में इन्होंने इंस्ट्रक्टर ऑफ लॉ के रूप में कार्य किया था। फिर हम देखते हैं कि फ्रायरबर्ग यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1894 में भी कार्य किया, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में इन्होंने इकोनॉमिक्स 1897 में भी कार्य किया, जहाँ पर इनकी खुद की एजुकेशन हुई थी। लॉ की एजुकेशन इन्होंने हाइडेलबर्ग से किया था और यहीं पर ये इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के रूप में कार्य भी किए। इनके पिता 1897 में ये जहाँ पर एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर के रूप में कार्य किए पद पर आए, वहीं पर ये इनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, और ये क्या हुआ कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। सर्वर इम्पैक्ट ऑन वेवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था वेबर के फिजिकली और मेंटली हेल्थ पर। अवॉइडेड द टीचिंग, यहीं पर उन्होंने 20 सालों तक for about 20 years when his interest shifted from law and economics to sociology, यहीं पर उन्होंने 20 सालों तक टीचिंग जो उनका था, टीचिंग को छोड़ दिया। 1897 में 20 सालों तक उन्होंने छोड़ दिया, और इस 20 सालों में उनका जो इंटरेस्ट था वो लॉ और इकोनॉमिक्स से कहाँ शिफ्ट हो गया? सोशियोलॉजी में शिफ्ट हो गया। समाज के विषय में उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, और 1980 में रिटर्न टू टीचिंग द वाइना में ये वापस आते हैं पढ़ाने के उद्देश्य से। लेकिन 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जर्मनी के म्यूनिक नामक स्पेस पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये समाज का अध्ययन कर रहे होते हैं 18 में, ये 20 सालों के अंतर्गत, तो वो समाज में कुछ राइटिंग्स लिखना शुरू कर दिए होते हैं, और लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो जो राइटिंग्स हैं, मेनी ऑफ हिज राइटिंग्स आर स्टिल इनकम्प्लीट, वो आज भी अधूरे हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं।
अब हम बात करेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर, इनके क्या क्या योगदान थे। तो पहला है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स इन द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दूसरा है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, तीसरा है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ब्यूरोक्रेसी का मीनिंग क्या है, तो हम देखते हैं कि ए सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग आर मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्री कंपनी एक्सेट्रा बाई ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल एम्प्लॉयड द फॉलो रूल्स। अब ब्यूरोक्रेसी की बात अगर हम करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, ब्यूरोक्रेसी का नाम लेते ही हमारे माइंड में सबसे पहले एक पिक्चर आती है, और वो क्या होती है, सिविल सर्विसेज की पिक्चर आती है हमारे दिमाग में कि वो क्या है। तो अभी इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। सब पहले हम यहाँ पे इसके मीनिंग को समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग, मतलब कि कोई सिस्टम है जिसे कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए हमें किसी ऑफिशियल एम्प्लॉयड की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट फैक्टर में नहीं होते कि कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उन रूल्स को आने वाले जितने भी उस पोजीशन पे जो भी आते हैं, जो भी पर्सन आते हैं, वो उसे फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट फैक्टर में भी हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का एनजीओ हो, या अगर हम स्कूल की बात कर ले तो स्कूल हो, कहीं भी हो, तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई रूल्स होते हैं जहाँ पे कुछ ऑफिशियल एम्प्लॉयड होते हैं, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। वेबर डिड नॉट डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन नहीं किया, बट ही ओनली डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने इसकी विशेषताओं को, नौकरशाही की विशेषताओं को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब किया था। अन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल, वो एक जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था, वो बॉडी को मानते थे कि बॉडी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ पे जिस वाले जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं, छोटे छोटे, आँख, नाक, कान, ये सब हैं। तो ये हमें रोज़ के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रही है, योगदान दे रही है। उसी तरह उन्होंने इस लैंड को बताया और इसमें चलने वाले ब्यूरोक्रेसी को बताया कि किस तरह से सबके कंट्रीब्यूशन मिलते हैं और ये सारे कार्य होते हैं। अब देखते हैं कि पार्टिकुलरिज्म क्या है। तो एम्प्लॉय वेयर हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशंस आर कनेक्शन, उस समय के जो ब्यूरोक्रेटिक कार्य होते थे, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वहाँ पे जो एम्प्लॉय बनते थे, वहाँ पे क्या होता था कि या तो वो फैमिली रिलेशंस के होते थे, अगर हम बात कर ले तो हमें फैमिली रिलेशन के लोग देखने को मिलते थे, या फिर फैमिली कनेक्शन होता था उनका, या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो होता था, ये सारे पोजीशन को देखकर वो लोग उसे हायर कर लेते थे उस ब्यूरोक्रेसी में। आजकल तो ये हो रहा है कि मान लीजिए कोई अगर नौकरशाही की बात है, तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं और हम उस पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन वहाँ पे लोग एज ए फैमिली रिलेशंस, एज ए फाइनेंशियल स्टेटस, इन सबों को देखकर वो फैक्टर्स में पोजीशंस को दे दिया करते थे। देखते हैं कि फेवरेटिज्म वाज देयर, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि देयर फॉर वेबर वांटेड ए मोर रेशनल अप्रोच, वहाँ पर वेबर जो है वो एक रेशनल अप्रोच को देखते हैं, देन भी हियर एंड लॉजिकल अप्रोच शुड बी देयर, इन सबको इक्वल तरीके से वो देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो लॉजिकल अप्रोच है और जो रेशनल अप्रोच है वो सब बराबर हो जाए, उन सबको वो इक्वल देखना चाहते थे। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ब्यूरोक्रेसी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मैंने यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और लास्ट में मैंने यहाँ पे इसके क्रिटिज्म को भी बताया है। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी, तीसरा है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, और चौथा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पांचवा है रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और छठा है कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। सो हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी क्या है। तो पावर के विषय में बात करें, द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विथ इन ए सोशल रिलेशंस विल बी in a position to carry out his own will be despised resistant। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उन्होंने अथॉरिटी और पावर के विषय में डिफरेंट को बताया। तो पावर मीन्स क्या हो गया, पावर मीन्स हम देखते हैं कि
आप अपने ही ऊपर ले लीजिए, यदि आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है और जो आपसे नीचे के लोग हैं और कुछ लोग हैं जो आपसे नीचे हैं, उनकी सैलरी क्या है 6,000 है, 5,000 है, और कुछ है जिनकी सैलरी आपसे ज़्यादा है 15,000 है। ठीक, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप कोई कमांड देते हैं, वहाँ पे और अपने से ऊपर वाली सैलरी को बोलते हैं, 15,000 वाली सैलरी को आप बोलते हैं कि ये कार्य कर दो, तो वो उसे उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरह से आप 6,000 वाले कर्मचारी को बोल के कार्य करवा सकते हैं। तो ये पावर था। पावर किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे सैलरी के रूप में हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस के रूप में देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि जो पर्सन है, चाहे वो कोई भी काम करे, वो अपनी मर्जी से, मतलब कोई भी काम हो कैसा हो भी, चाहे वो गलत हो सही हो कोई भी, यदि वो पावरफुल है तो वो अपने कार्य को किसी भी तरीके से मनवा सकता है। तो वहीं पर बेवर ने कहीं कहा कि ये किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर हमें ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ए प्रोबेबिलिटी मतलब इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अपनी मर्जी का कार्य करवा सकता है। इसे ही डिस्पाइट रेसिस्टेंट भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ कि पावर क्या है, पावर क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम अथॉरिटी की बात करेंगे। अथॉरिटी क्या है, तो अथॉरिटी तो कुछ लोग जो हैं, authority है the probability that a command with a given specific content will be obeyed by a given groups of persons। यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग हैं, अगर वो आपको कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, तो क्या उस ऑर्डर को आप मान लेंगे? इस बात की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप उस बात को मान लेंगे? तो दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। तो यदि मान लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई तो अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और यदि ऑर्डर नहीं मानेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी और अथॉरिटी भी कम होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेबर ने कहा कि लेजिटमेसी टर्न पावर इनटू अथॉरिटी। लेजिटमेसी मीन्स क्या हो गया कि लीगैलिटी जो है वो इन दोनों में फ़र्क क्या है। लीगैलिटी पावर किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि पैसे का पावर हो सकता है, फाइनेंशियल बेसिस पर आधारित हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी विल बी कम फ्रॉम लीगल पोजीशन। अथॉरिटी जो है वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, आप किस पोजीशन पे है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स डोमिनेशन, और डोमिनेशन मतलब क्या हुआ कि एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी का एक्सरसाइज है डोमिनेशन, और डोमिनेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकेंड हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ अथॉरिटी। तो पहला है अन इंडिविजुअल आर ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु रूल्स। दूसरा है अन इंडिविजुअल आर a body of individual who are ruled, the will of the rulers to influence the conduct of the ruled, and an expression of the that will are commanded. चौथा है evidence of the influence of the rulers in term of objective degree of the command. पांचवा है direct and indirect evidence of that influence in terms of the subject to expectations with which are ruled obey the command। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहले में क्या है कि रूलर कौन है, दूसरा वो रूल किस पे चलाता है, तीसरा उस रूल का एक्सप्रेशन क्या है, और चौथा इस बात की क्या गारंटी है कि वो इस रूल को मान जाएगा, और पाँचवें में क्या होता है कि एक प्रूफ मिल जाती है। ये जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे एक प्रूफ मिल जाती है, वो एविडेंस का सब्जेक्टिव तरीके से यहाँ पर बात करता है, उसके रूल्स को ऑबे करता है, उसके कमांड को एक्सेप्ट करता है। तो हमें देखते हैं कि समराइज्ड बाय रिनहार्ड बेंटिक्स इन द बुक्स ऑफ मैक्स वेबर एंड इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट। तो ये जो हम ये कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं वो हम कहाँ से लिए हैं, तो वो हम लिए हैं कि रेनहार्ड बेंटिक्स का एक बुक था मैक्स वेबर, जिसमें इन अनइंटेलेक्चुअल प्रोटेस्टेंट की बात की थी उन्होंने। तो इस बुक से हम लोगों ने लिया था। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब तीसरा हम टाइप्स ऑफ अथॉरिटी देख लेते हैं। पहला है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा है चारिस्मेटिक अथॉरिटी, तीसरा लीगल रेशनल अथॉरिटी। अब वेबर आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। द आइडियल टाइप इन मेंटल कंस्ट्रक्ट, it is practically impossible to find the kinds of bureaucracy anywhere in its pure form. This concept is utopian। चौथा है characteristics of bureaucracy। तो इसमें देख लेते हैं कि the ideal type of legal relation bureaucracy is given by Max Weber।
उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी के विषय में बात किया था, जिसे 1947 ईस्वी में टालकट पार्सन्स और एम हैंडसन ने ट्रांसलेट किया था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ब्यूरोक्रेसी के? पहला है हायरार्की, दूसरा स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस, जिसे हम स्पेशलाइजेशन भी समझते हैं, तीसरा है मेरिट बेस्ड, और चौथा है सेपरेशन ऑफ पर्सनल लाइफ फ्रॉम वर्क लाइफ, पांचवा है ए सेट ऑफ जनरल रूल्स, छठा है रिटर्न कम्युनिकेशन, सातवां है करियर सर्विसेज, और आठवां है ब्यूरोक्रेसी नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है विशेषताएं। तो पहला हायरार्की, दूसरा स्पेयर टू कॉम्पिटेंस, स्पेशलाइजेशन, मेरिट बेस्ड, तीसरा है चौथा यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पर्सनल लाइफ फ्रॉम वर्क लाइफ, पांचवा है ए सेट ऑफ जनरल रूल्स, छठा है रिटर्न कम्युनिकेशन, सातवां है करियर सर्विसेज, और आठवां है नॉन ब्यूरोक्रेटिक हेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपने मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को यदि आपने पहले नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोग को मेरे नए वीडियो मिल सके। सो आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और कल का जो हमारा वीडियो होगा मैक्स वेबर का, वो उसमें हम सोशल एक्शन को पढ़ेंगे, और इसके बाद से जो कॉन्सेप्ट हमारे और भी हैं मैक्स वेबर के, उसके विषय में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़। प्लीज़ वीडियो को आप देखिए। अभी मेरे यही चैनल जो है वो त्रिपाठी सोशियोलॉजी से थे, मैंने उसको चेंज कर दिया, सोशियोलॉजी क्लासेस हो गए हैं। सो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, मैं वही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ वीडियो देखने के लिए।